हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम देखने वाले हैं कि जो आपकी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे कैसे होता है, क्या उसमें होता है। ठीक है, प्लाज्मा आरबीसी गैसेस का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की तो हम इसको दो तरह से देखते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो आपकी टॉपिक का नाम ही है, ठीक है। यहाँ जो आपका हो रहा है, फर्स्ट जो हो रहा है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एक तो इसको देखने वाले हैं हम। सेकंड जो है आपका वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो सेकंड है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है। जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है वो इन दोनों चीज़ों को कवर करके हम पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। फर्स्ट जो आपको दे रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आपका किस रूप में होता है? एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका एच ऑक्सी, एक सेकेंड, ये होता है आपका एच ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कैसे होता है? एच ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एक जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा किस फॉर्म में होने वाला है, ये होगा आपका एच ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, जो कि कितना होता है, ये होता है आपका 97% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ कितना होगा, ये होता है 97% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, इसी का ही देखने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं ना। तो फर्स्ट तो लिख दिया है मैंने एच ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि किस फॉर्म में हो रहा है आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो रहा है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड जो होता है वो होता है डिजोल्व इन प्लाज्मा। क्या है? सेकंड आपका है डिजोल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। ये आपका कितना होता है, क्योंकि आजकल परसेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से परसेंट पूछ लिया जाता है कि जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कितना परसेंट है, वो है आपका 97%। और अगर आपसे पूछ ले कि डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में कितना डिजोल्व है, वो होगा आपका 3%, ठीक है। तो ये तो हुई किसकी बात, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ये हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन आपका क्या होता है? ग्लोबिन आपका प्रोटीन होता है। ग्लोबिन आपका क्या है? ग्लोबिन जो है वो आपका क्या है? प्रोटीन होता है। जो कि क्या है? ग्लोबिन आपका प्रोटीन है, जो कि क्या है? ग्लोबिन क्या करता है? 4 चेन रखता है। ग्लोबिन हैज 4 चेन, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रही हूँ। ग्लोबिन क्या करता है? 4 चेन रखता है ना, विच इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। ये तो आपको पता होगा कि ये कौन सा होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। सॉरी, हीमोग्लोबिन आपका बना होता है हीम और ग्लोबिन से। ग्लोबिन आपका प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है? 4 चेन रखता है, ठीक है। कौन कौन सी चेन होती है आपकी? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। और इसे ही मैंने बोला था विच इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, पॉलीपेप्टाइड। एक आपका होता है
हीमोग्लोबिन जो कि एडल्ट में होता है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को हम बाद में देख लेंगे, या फिर आप लोग इधर देख लीजिए। सेकंड, इसी के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन जो आपका होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, और क्या रखता है, 4 चेन रखता है विच इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा के फॉर्म में होता है। अब आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन का जो होता है वो क्या करता है, 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ये तो आपको पता होगा, जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, वो आपका 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। एक फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आगे। फीटल जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें आपके प्रेजेंट होता है 2 अल्फा प्लस 2 गामा। वहाँ पे आपका क्या था, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ पे जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है इसमें होता है आपका 2 अल्फा प्लस 2 गामा। एक होता है, यही होता है, इसे क्या बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन एफ भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये आपका क्या है, फीटल हीमोग्लोबिन है। ठीक है, क्या एडल्ट में पूछा जा सकता है आपसे, क्या एडल्ट में HbF होता है, फीटल हीमोग्लोबिन होता है, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्या जो एडल्ट है, क्या एडल्ट में फीटल हीमोग्लोबिन होता है, बिल्कुल होता है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया क्या जो एडल्ट है उसमें HbF होता है आपका, तो बिल्कुल होता है। क्या होता है, एडल्ट में HbF भी होता है, लेकिन क्या होता है, बिल्कुल लेस अमाउंट में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो होता तो है यस, लेकिन क्या होता है, लेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में होता है, जो कि एक तरह से क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो मैंने बात की कि एक, ये तो आपको पता है, एक जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और जो आपका फीटल हीमोग्लोबिन की अगर हमने बात की थी, तो फीटल हीमोग्लोबिन तो रखता है आपका क्या, 2 अल्फा प्लस 2 गामा। और आपका जो ये वाला था कौन सा, हीमोग्लोबिन एडल्ट में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, सॉरी, जो हीमोग्लोबिन होता है आपका एडल्ट में वो क्या रखता है, उसमें होता है आपकी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये तो हुई हमारी किस पे बात, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे, ये चीज़ें हमने वैसे ही देख ली थी। एक आपको पता हो तो एक मायोग्लोबिन भी होता है। मायोग्लोबिन कहाँ होता है, ये आपकी मसल्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पे मैं बात कर रही थी, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या कर रहा था आपका, 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा था। अगर मैं बात करूँ मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन कहाँ होता है, मसल्स में होगा, पेशियों में होगा, लेकिन जो मायोग्लोबिन होता है ना वो क्या करता है, वो केवल एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। कौन सा करता है आपका, मायोग्लोबिन, है ना। ये तो पता चला, ये कहाँ पे होता है आपका, मायोग्लोबिन जो होता है ये होता है आपका मसल्स में। क्यों, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन का जो, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना उसमें का स्ट्रक्चर एक ही है, यहाँ पे, वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर 4 है, कहाँ पे, उस वाली जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी, हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। मायोग्लोबिन की अगर मैं बात कर रही थी तो एक जो ऑक्सीजन है ना वो एक, सॉरी, एक ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करता है। ठीक है, तो ये तो आपका होता है मायोग्लोबिन में। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे जो आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन था यहाँ तो 2 अल्फा और 2 बीटा थे, जबकि यहाँ पे हमने क्या देखा, जो फीटल हीमोग्लोबिन था ना वहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 गामा थे। तो यहाँ पे इन चीज़ का डिफरेंस हुआ, किस चीज़ का, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, वहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो लिखा हुआ है, मतलब चेंजेस हो रहा है, और किस में हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस हुआ ना, किसमें, अल्फा बीटा गामा में, किसमें चेंजेस हुआ, एमिनो एसिड के सीक्वेंस में, मतलब एमिनो एसिड के सीक्वेंस में डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे तो जो हुआ 2 अल्फा प्लस 2 गामा हुआ, यहाँ पे हुआ आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये तो बात हुई आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, जो बिल्कुल सिंपल सा था, जिसको हमने 2 फॉर्म में डिसाइड किया। फर्स्ट था एच ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि 97% क्या था, ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट का 97% था। ठीक है, फिर मैंने इसमें क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन आपका एक प्रोटीन होता है, ग्लोबिन हैज 4, ये आपका प्रोटीन हो गया, और ग्लोबिन क्या करता है, 4 चेन रखता है। ठीक है, आपको पता हो तो जो हीमोग्लोबिन एडल्ट में प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये जो 4 चेन होती है ना 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होती है, ठीक है, और ये ही पॉलीपेप्टाइड होती है विच इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। सेकंड अगर मैं बात करूँ कि जो हीमोग्लोबिन आपका किसमें प्रेजेंट होता है, फीटल में प्रेजेंट होता है। तो क्या क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या एडल्ट में हीमोग्लोबिन एफ होता है? देखो फीटल वाले को ऐसे ही तो शो करेंगे ना HbF से, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जा सकता है क्या एडल्ट में भी HbF होता है? हाँ बिल्कुल होता है, यस आंसर भी लिखा हमने, होता है, लेकिन क्या होता है बिल्कुल लेस अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में मतलब नेग्लिजिबल बोल दें। और फिर मैंने आपको ये बताया था मायोग्लोबिन के बारे में भी मैंने बात की थी, जो मायोग्लोबिन आपको होता है वो मसल्स में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। वहाँ जो मायोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, वो एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, जबकि आपका जो हीमोग्लोबिन रहता है यहाँ पे वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा था, इसमें हीमोग्लोबिन में, है ना। यहाँ पे मायोग्लोबिन में क्या करता है, एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। एक आपको मैंने बताया जो हीमोग्लोबिन में ये जो ये एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे अल्फा बीटा है, वहाँ पे आपका अल्फा गामा है, तो कुछ तो डिफरेंस है। तो क्या आया, जो एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड के सीक्वेंस में क्या हुआ, डिफरेंट हो गया, मतलब चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जिसको 2 पार्ट में पढ़ा। सेकेंड हम ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। एक बार इसको रफ कर देती हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हो रहा है, उसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 आपका 3 पार्ट में हम पढ़ने वाले। एक तो होता है आपका डिजोल्व इन प्लाज्मा, है ना, तो यहाँ पे मैं तीनों का लिख देती हूँ एक साथ। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, कौन सा देख रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। इसको 3 पार्ट में देखने वाले हैं, कैसे कैसे होता है। एक तो होता है आपका डिसॉल्व इन प्लाज्मा, कौन सा होता है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। वहां पे 2 पार्ट में पढ़ा था, जो ऑक्सीजन का था वहां पे हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, यहाँ पे हम 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, जो कि कैसा होता है HH2CO3। ये कितना परसेंट होता है आपका, ये होता है आपका 7%। एक तो ये देख लिया डिसॉल्व इन प्लाज्मा। दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका H कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। एक सेकेंड, ये होता है आपका H, सेकेंड होता है H कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। ये कितना होता है, इसको हम कितना मान सकते हैं, 20 to 25% इसको लिया जाता है, इसको आप 23 मान लीजिएगा, है ना। तो फर्स्ट तो होता है आपका जो कि डिसॉल्व इन प्लाज्मा, कितना होता है, HH2CO3 के फॉर्म में होता है, 7% होता है। सेकंड होता है H कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, 20 to 25% होता है, ठीक है, जो कितना है आपका, हमने अप्रोक्स 23 मान लिया। एक H बाई कार्बोनेट होता है, किसका, सोडियम एंड पोटेशियम का। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड भी मैं लिख देती हूँ। थर्ड जो आपका होता है वो क्या होता है, H बाई कार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। पेन, थर्ड जो होता है क्या होता है, H बाई कार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, ठीक है।
तो पहले तो हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं ये वाला टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 का ट्रांसफर कैसे होता है, तो इसको 3 पार्ट में हम देखने वाले हैं। कैसे कैसे, फर्स्ट मैंने बताया डिसोल्व इन प्लाज्मा, जो कि कितना होता है, H किसके फॉर्म में हो रहा है, H2CO3, जो कि आपका 7% होता है, ठीक है। सेकेंड जो होता है H कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन 22-25%, अप्रोक्स 23 आप ले लीजिए। एक होता है H बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट किसका, वो होता है आपका सोडियम एंड पोटेशियम का। तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 70%। काउंट कर लीजिए, देखो 70 ये रहा, 23 ये रहा, 7 ये, 30 और 70, 100% हो गया। तो अब हम किसको देखने वाले हैं, जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में भी क्या देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इन 3 पार्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब एक बार हम देखने वाले हैं कैसे जो होता है यहाँ पे। मान लो ये मैं एक RBC बना देती हूँ थोड़ी सी, थोड़ा डायग्राम सुंदर सा नहीं बना, एक बार फिर से बना देते हैं। ये हमने क्या बना दी, ये हमने बना दी है आपकी RBC। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का जो परिवहन होता है वो कैसे होता है। ये क्या है, आपकी RBC है ना। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका, यहाँ पे क्या है, ये है आपका प्लाज्मा। सारी सेल्स आपको पता है किसमें प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ये आपकी क्या है, RBC है, ठीक है। सारी सेल जितनी भी हैं वो सब प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती है। ये मैंने एक RBC बना दी। वैसे तो RBC बाई कॉन्केव होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इस शेप में बना दी और इसको हम देखने वाले हैं। अब होता क्या है, टिश्यू रहता है, देखो टिश्यू, या सिंपल वे में समझने के लिए एक सेल मान लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेल, एक कोशिका। टिश्यू की जगह हमने क्या मान लिए, सेल मान ली है। अब ये जो आपकी सेल है, यहाँ पे क्या होगा, सेल में क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक RBC बना दी है। ये किस में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। और यहाँ पे मैंने टिश्यू की जगह एक सेल बना दी है। हमने एक सिंपल वे में समझने के लिए सेल बना दी है, ताकि क्या करें, लंबे टाइम तक हमें याद रह सके, ठीक है। ये सेल में क्या होता है, सेल में होती है आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या होती है, सेल में आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जिसमें होता क्या है, ये ऑक्सीजन लेती है और CO2 को बाहर करती है। ऑक्सीजन लेगी एंड CO2 इज थ्रोन आउट। CO2 को क्या किया जाता है, बाहर फेंका जाता है। तो RBC तो यहाँ थी, किसके अंदर प्रेजेंट थी, प्लाज्मा के अंदर। यहाँ पे मैंने एक सेल बना दी है। सेल में क्या हुई, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई। सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया। सेल का काम है ऑक्सीजन लेना, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है और क्या कर रही है, CO2 को बाहर फेंक रही है। CO2 इज थ्रोन आउट। CO2 इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो अब देखो कैसे किया जा रहा है, ये आपकी सेल से यहाँ से बहुत सारे CO2 को बाहर किया गया। ये देखो CO2 को क्या कर रहे हैं हम, बाहर कर दिया, CO2 बाहर निकल गया। यहाँ तक क्लियर। ये RBC थी। RBC किस में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। और आपको पता है जितनी भी सेल्स होती है वो सब प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती है। सेल से क्या किया जा रहा है, सेल से हमने क्या किया, CO2 को आउट कर दिया। CO2 को क्या कर दिया, सेल से बाहर निकाल दिया, है ना। सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई। अब ये CO2 जो है, यहाँ पे ध्यान देना है, CO2 बाहर तो निकल चुका है। CO2 क्या करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है। CO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा आपका, जो ये CO2 बाहर निकल गया है ना, अब ये CO2 H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो CO2 ने H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, CO2 ने H2O के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। तो इसने बनाया आपका H2CO3, जो कि कितना परसेंट होता है देख लीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो कितना है, 7%। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कितना,
7%। अभी तक कोई भी रॉकेट साइंस हमने नहीं लगाई है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं। क्या था, एक आरबीसी थी। आरबीसी किस में प्रेजेंट थी, आपकी प्लाज्मा में प्रेजेंट थी। प्लाज्मा के बाहर हमने एक सेल ले ली। सेल्स का काम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होता है कि ऑक्सीजन को तो अंदर लेगी, सेल्स का काम है। ऑक्सीजन को अंदर लिया एंड CO2 इज थ्रोन आउट। CO2 को क्या कर दिया, इस कोशिका ने, इस सेल्स ने क्या कर दिया, CO2 को बाहर कर दिया। देखो सारे जितने भी CO2 है वो क्या हुए, बाहर निकल कर। CO2 के साथ किसने रिएक्ट किया, H2O ने रिएक्ट किया। CO2 के साथ यहाँ पे H2O रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है आपका H2CO3, ठीक है, जो कि कितना परसेंट है, 7% है। और ये देखो यहाँ पे आपका H2CO3 जो कि क्या है, 7%। दूसरे पेन से बना लेती हूँ। अब जो आपकी आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, बहुत सारी अमाउंट में, बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे घूम रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए कि घूम रहे हैं, बस यहाँ पे हीमोग्लोबिन आपके प्रेजेंट है, घूमते नहीं है ये, मतलब यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपके हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है आपके, यहाँ पे CO2 के सॉरी आरबीसी के अंदर आपके हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है ना, अब यहाँ पे देखो जो CO2 बाहर निकले थे ना, ये CO2 के जो ये जो CO2 है, ये क्या कर रहे हैं, ये अंदर एंटर हुए। कहाँ पे अंदर एंटर हो रहा है, आरबीसी के अंदर ये एंटर हो रहा है। देखो ये CO2 ने अंदर एंट्री ली, ये आ गया आपका CO2। ये देखो ये भी आपका क्या आ गया है, CO2। ये आपके CO2 अंदर आ गए। CO2 ने क्या किया, अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा ना, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थे और CO2 को तो सेल्स में बाहर निकाला था। अब ये जो सारे CO2 बाहर निकले हुए थे वो क्या कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, आरबीसी के अंदर अंदर आ रहे हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है उसने क्या किया, CO2 के साथ रिएक्ट किया और ये CO2 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। कौन सा, हीमोग्लोबिन आपका क्या कर रहा है, CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसने क्या बना दिया आपका CO2Hb। इसने आपका CO2Hb बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात थी, एक सेल्स थी, सेल्स के अंदर आप सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने से ऑक्सीजन अंदर आया एंड CO2 इज थ्रोन आउट। CO2 ने क्या किया, H2O के साथ रिएक्ट किया और इसने बनाया H2CO3 जो कि कितना था आपका 7% था, ठीक है। ये आपका कितना था 7%। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिसॉल्व इन प्लाज्मा जो कि H2CO3 दिख गया आपका कितना है 7%। यहाँ पे देख लो मैंने क्या बोला कि जो आपकी सेल्स थी इसके अंदर आपकी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थे। हीमोग्लोबिन यहाँ पे पड़े हुए हैं, वैसे पड़े हुए भी यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हीमोग्लोबिन आपके प्रेजेंट है। ये जितने भी CO2 निकले थे ना ये अंदर आ गए, देखो CO2 अंदर आ रहे। अब ये CO2 क्या कर रहा है, जो हीमोग्लोबिन है आपका इसके साथ आपके क्या किया, CO2 ने रिएक्ट किया और CO2 बना रहा है आपका CO2Hb। इसने क्या बनाया आपका CO2Hb बनाया, ठीक है। जो जिसे क्या बोलते हैं आप, कितना होता है, कहीं लिखा हुआ है क्या ऐसा, इसे ही बोलते हैं, ये जो होता है ना आपका 23% ये बना है यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है CO2, यहाँ पे वहाँ पे मैंने शो नहीं किया था। तो ये आपका है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, क्या बोलेंगे इसे, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कितनी परसेंट, 23%। फर्स्ट तो डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा में देख चुके हैं जो आपके 7% था। सेकंड क्या है, H कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ये क्या हो गया आपका कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इसने इसके साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया आपका कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाया। अब होता क्या है, यहाँ पे मेजोरिटी में CO2 अंदर आ रहे हैं, ये एक ही CO2 नहीं आया यहाँ पे, मेजोरिटी में क्या हो रहा है CO2 अंदर आ रहे हैं। CO2 कहाँ अंदर आ रहे हैं, आरबीसी में अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये तो आपने देखा होगा कि CO2 ने अंदर आना यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, फिर ये रिएक्ट हुई थी। अब मेजोरिटी में जब आपके CO2 अंदर आएंगे तो CO2 के अंदर आने के बाद क्या होता है, ये CO2 है ना H2O के साथ रिएक्ट करते हैं। मेजोरिटी में CO2 अंदर आ गया आपके, देखो ये सारे CO2 धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। CO2 क्या कर रहा है आपका, CO2 ने किसके साथ रिएक्ट किया, H2O के साथ रिएक्ट किया।
क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ कि CO2 पहले भी H2O के साथ रिएक्ट कर चुका था क्या? हाँ बिल्कुल कर चुका था। देखो यहाँ पे भी CO2 ने किसके साथ रिएक्ट किया था? H2O के साथ रिएक्ट किया था। और क्या बनाया था आपका? ये H2CO3 जो कि 7% था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मेजोरिटी में CO2 अंदर आ रहे हैं, RBC के अंदर आ रहे हैं। CO2 ने क्या किया, H2O के साथ रिएक्ट किया और H2O के साथ रिएक्ट करने पे ये बना रहे H2CO3। क्या बनाया इन्होंने? यहाँ पे बनाया H2CO3 किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रस। इसने बनाया कार्बोनिक एनहाइड्रस। इसके प्रेजेंट में इसने क्या बना लिया है आपका H2CO3। आगे जाके ये जो H2CO3 है ना, इन्होंने क्या किया, पार्शियली डिसोसिएटेड। ये यहाँ पे क्या कर गए, ये यहाँ पे डिसोसिएट कर गए और किस फॉर्म में टूट गए, ये टूट जाएंगे आपकी H प्लस एंड HCO3 माइनस में क्या हुआ, डिसोसिएट हो गए। यहाँ तक समझ में आया? इसने इसके किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रस की प्रेजेंट में ये जो H2CO3 है किसमें टूट गए आपके, ये किसमें डिसोसिएट हो गए, H प्लस एंड SCO3 माइनस में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा देखा अभी तक। Hb ने CO2 के साथ रिएक्ट किया था और आपका कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाया था जो कि 23% था। फिर जो मेजोरिटी में CO2 अंदर आ रहे थे उन्होंने H2O के साथ रिएक्ट किया और आपका कार्बोनिक एनहाइड्रस के प्रेजेंट में क्या बनाया, H2CO3। आगे जाके जो H2CO3 है वो इसमें डिसोसिएट हो गए। जो आपका ये कौन सा कार्बोनिक एनहाइड्रस जो एंजाइम है ना, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम। Carbonic anhydrous enzyme is the one of the fastest enzyme in human body। ये आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट एंजाइम है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। अब इसका काम क्या है, जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ना आपका, इसका काम क्या है, इसको प्रोस्टेटिक ग्रुप की जरूरत होती है। किसको, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस में। अब इसके लिए यहाँ पे जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है वो कौन सा है, वो है आपका जिंक, विच इज कॉल्ड जिंक। कौन सा है इसको, ये जो आपका मैंने क्या बोला है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी। इसको क्या होती है, प्रोस्टेटिक ग्रुप की जरूरत होती है। और यहाँ पे जो इसकी जरूरत है वो कौन सा है आपका, विच इज कॉल्ड जिंक। जैसे कि डाइजेशन में क्या होता है, सेलाइवरी एमाइलेज, है ना। डाइजेशन में जब हम देखते हैं तो सेलाइवरी एमाइलेज, उसको भी क्या होती है, प्रोस्टेटिक ग्रुप की जरूरत होती है ना। तो वहाँ पे तो कौन सा रहता है प्रोस्टेटिक ग्रुप, वहाँ पे तो क्लोराइड रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो प्रोस्टेटिक ग्रुप रहेगा ना वो कौन सा रहेगा, यहाँ पे आपका प्रोस्टेटिक ग्रुप कौन सा रहेगा, जिंक रहेगा, है ना। यहाँ पे चाहे से वो कोई एंजाइम हो, प्रोस्टेटिक ग्रुप की जरूरत होती है, चाहे से वो कोई एंजाइम हो, चाहे वो प्रोस्टेटिक ग्रुप हो, कुछ भी हो, इसमें क्या होता है। यहाँ तक अब हम देख चुके हैं। अब जो ये आपके यहाँ तक तो ये जो डिसोसिएट हो गया है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। अब यहाँ पे था क्या, जो सभी एंजाइम है ना, जो सभी एंजाइम है, क्या उसको कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल पड़ती है, तभी तो हमने प्रोस्टेटिक ग्रुप वाला देखा। इसके लिए कौन सा था, इसके लिए जिंक था। और जब हम डाइजेशन में पढ़ते हैं वो सेलाइवरी एमाइलेज वाला, तो सेलाइवरी एमाइलेज में वहाँ पे जिसकी जरूरत होती है वो आपका कौन सा रहता है, वो रहता है आपका क्लोराइड। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस हम देख ही चुके थे, ठीक है। अब क्या होते हैं, ये जो HCO3 बन रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये SCO3 बन रहे हैं। क्या ये एक ही SCO3 माइनस बन रहा है क्या? नहीं, ये एक ही नहीं बना है, मिलियंस में बन रहा है, काफी ज्यादा मात्रा में बन रहा है। देखो मैंने यहाँ बना दिए SCO3 माइनस, SCO3 माइनस, SCO3 माइनस। एक ही थोड़ी ना बना है, तो काफी ज्यादा अमाउंट में बन रहे, काफी ज्यादा मिलियंस ऑफ ये बन रहे हैं यहाँ पे क्या, SCO3 माइनस। अब होता क्या है कि इतने ज्यादा बन रहे हैं आरबीसी के अंदर, है ना। आपसे पूछ लें, जैसे कि एक तो होता है आपका जो थर्ड दे रखा है H बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। आपसे पूछ लें कि जो आरबीसी के अंदर रहता है कौन सा आयन ज़्यादा होता है, सोडियम ज़्यादा होता है या पोटेशियम ज़्यादा होता है। अभी तक तो हमने सोडियम और पोटेशियम की वैसे बात भी नहीं की है, और बात तो आरबीसी के अंदर चल रही है। पूछ ले कि आरबीसी के अंदर सोडियम ज़्यादा होता है या पोटेशियम ज़्यादा होता है। वैसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं मतलब कि कौन सा ज़्यादा है। अब देखो, सोडियम आपका अंदर की तरफ रहेगा या पोटेशियम आपका अंदर की तरफ रहेगा, बताइए। जो आपका सोडियम आयन है ना, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दूसरे पेन से, सोडियम आयन ये आपका कहाँ ज्यादा है, बाहर ज्यादा है। आरबीसी के अंदर आपका सोडियम ज्यादा नहीं है, आरबीसी के अंदर तो आपका पोटेशियम ज्यादा है, जबकि यहाँ पे
बाहर की तरफ क्या जाता है आपका Na+ आयन। अगर मैं बात करूं ये जो K+ पोटेशियम आयन है वो कहाँ जाता है, वो आपका जाता है कहाँ पे, आरबीसी के अंदर। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है कि ये आरबीसी के बाहर आपका सोडियम जाता है, इसके अंदर आपका पोटेशियम जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन है ना, कि यहाँ पे आपका सोडियम ज़्यादा हो रहा है, मैंने अंदर की तरफ क्या बना दिया है आपका K+ मतलब जो ये पोटेशियम आयन है वो मैंने क्या किया है, वो मैंने अंदर की तरफ बनाया है, तो ये अंदर ज़्यादा क्यों, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्या है ना, मैंने आपसे ये पूछा था क्यों, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। इसका जो रीजन होता है आपका, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज सोडियम पोटेशियम क्या होता है, पंप होता है। आप बोलेंगे कि ये क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें क्या होता है आपका, इसको एक तरह से बोल सकते हैं इट इज एटीपी ड्रिवन पंप, है ना। ये जो होता है आपका प्राइमरी रीजन है इसका मतलब इसके पीछे रीजन है सोडियम पोटेशियम पंप, या इसे बोल सकते हैं इट इज एटीपी ड्रिवन पंप। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है आपका कि 3 सोडियम आयन जो रहते हैं, कौन से, ये Na+, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको आरबीसी के बाद, इसमें होता क्या है 3 सोडियम आयन को तो बाहर ले जाता है। नहीं आया समझ में, एक बार देखिए, ये 3 सोडियम आयन को तो बाहर ले जाता है और इसके बदले में 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेके आता है, इससे ही बोला जाता है ये सोडियम पोटेशियम पंप, या हम कह सकते हैं इट इज एटीपी ड्रिवन पंप। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, सोडियम पोटेशियम पंप मैंने बोला जो क्या करता है 3 सोडियम को बाहर ले जाता है और इसके बदले में 2 पोटेशियम को क्या कर रहा है, ये अंदर ला रहा है, तो इसे सोडियम पोटेशियम पंप, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन ये सोडियम पोटेशियम पंप एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं, हमने इसे क्या बोला था, इट इज एटीपी ड्रिवन पंप। यहाँ तक तो ये देख ही लिया है। अब होता क्या है, आपने देखा होगा यहाँ पे SCO3 आपको मैंने बनाए हैं काफी सारे, ये SCO3 है ना, तो यहाँ पे तो आपके क्या प्रेजेंट है, ये SCO3 आपको ये दिखाई दे रहे हैं, क्या बाहर भी कहीं ये प्रेजेंट है क्या, SCO3- बाहर भी है क्या, हाँ भार भी होते हैं ये, है ना। अंदर तो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, लेकिन ये भार भी प्रेजेंट है क्या, भार भी ये होते हैं, लेकिन क्या होते हैं बहुत कम अमाउंट में होते हैं, क्या होते हैं, ये जो होते हैं आपके बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होते हैं। तो SCO3 क्या करते हैं अपने इंग्रेडिएंट से, क्या होता है इंग्रेडिएंट से बाहर चला जाता है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा एक बार, यहाँ तक तो आपने देखा कि SCO3 यहाँ प्रेजेंट है, क्या है बाहर भी होते हैं, हाँ ये बाहर भी होते हैं, लेकिन ये क्या होता है इन अपने जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये क्या करता है, ये बाहर चला जाता है, कैसे जाता है, हाई टू लो, सिंपल सी बात है, ये यहाँ से कहाँ चला गया, ये बाहर आपका चला गया, क्यों जा रहा है, इंग्रेडिएंट से बाहर जा रहा है, हाई टू लो, कहाँ पे आपका ज़्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख लीजिए आपकी SCO3 जो कि यहाँ पे डिसोसिएट हुए थे, कहाँ से डिसोसिएट हुए थे, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमने यूज लिया था, तो ये आपका हाई टू लो ये यहाँ से बाहर चला गया। ठीक है, बाहर भी प्रेजेंट थे लेकिन क्या थे आपके ये कम अमाउंट में थे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये हमने बाहर जा रहा है, होता क्या है, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई होगी, होता है आपका टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, यहाँ तक आप देख लीजिए, टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे मैंने क्या बोला, टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी नेगेटिवली चार्ज आयन जो रहते हैं ना, लाइक क्लोराइड आयन, यहाँ पे आपका क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है ऐसे। तो मैंने बोला टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन कौन सा है आपका क्लोराइड, तो नेगेटिवली चार्ज आयन जो रहते हैं आपका मूव्ड इन, कहाँ आते हैं ये अंदर की तरफ आ जाते हैं, और किस चीज़ के लिए, टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी नेगेटिवली चार्ज आयन मूव्ड इन, ये अंदर की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, और जब ये अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं इसे ही बोला जाता है आपका क्लोराइड शिफ्ट। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसे ही आपका क्या बोला जाता है, क्लोराइड शिफ्ट, और इसका ही दूसरा नाम है आपका हैमबर्गर शिफ्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका दूसरा नाम क्या है आपका हैमबर्गर शिफ्ट। ठीक है,
यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे कुछ भी नहीं था अभी तक। एक तो यहाँ तक हमने देख लिया था आपका SCO3 फिर मैंने बोला था कि ये बाहर भी आपका SCO3 प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल बाहर भी आपका ये SCO3 माइनस प्रेजेंट था, लेकिन क्या था वहाँ पे कम अमाउंट में था। फिर मैंने बोला बाहर की तरफ ये सोडियम पोटेशियम पे तो हम पहले चर्चा कर ही चुके थे। यहाँ पे क्या होता है, टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी को मेंटेन करने के लिए नेगेटिवली चार्ज आयन क्या करता है, मूव इन अंदर की तरफ मूव कर जाता है। जो ये अंदर की तरफ मूव कर जाता है इसे ही बोला जाता है आपका क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट, इसे बोला जाता है। SCO3 बाहर गया, देखो ये SCO3 जो बाहर गया था ना, इसकी वजह से ही क्या हुआ, क्लोराइड अंदर आया, ये आपने देखा होगा। और ये बाहर क्यों गया था, अपने जो इंग्रेडिएंट था उसकी कंपेयर उसके उसके बेस पे हमने देखा था इंग्रेडिएंट क्या था आपका, हाई टू लो, जहाँ पे ज़्यादा रहेगा ज़्यादा अमाउंट से कम की तरफ ही तो जाएगा। जैसे ही आपका SCO3 बाहर गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, Cl आपका अंदर आया, और उस Cl ने क्लोराइड ने आपका अंदर की तरफ मूव किया, इसे ही हमने क्या बोला, क्लोराइड शिफ्ट इसे बोला था। ठीक है, एक आपका क्या है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट तो हम यहाँ पे ही देख चुके थे, जो आपका क्या था, आपका 7% था। ठीक है, अब मैं आगे बताती हूँ आपको। यहाँ तक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे पहले चर्चा कर चुके थे। दूसरा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 था। यहाँ तक हमने देख लिया है H बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ पे क्या देखा, जैसे ही आपका SCO3 बाहर गया था, देखा था ना यहाँ पे क्या हुआ था, SCO3 आपका बाहर गया था, और SCO3 के बाहर जाने से आपका क्लोराइड क्या हुआ था, अंदर आया था। अब ये जो है आपका SCO3N है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है आपका, एक सेकेंड में इसको पेन से चेंज करके बता देती हूँ। ये देखो SCO3N है, यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या मैं इसे बोल सकती हूँ बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम। इसे मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ये हो गया है आपका बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने पोटेशियम नहीं बनाई क्या, यहाँ पे पोटेशियम तो आपके प्रेजेंट थे, ये है आपके, ये K+ और भी बना देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो था आपका बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, ये है आपका बाइकार्बोनेट ऑफ पोटेशियम। ये देखो, ये रहा आपका SCO3, ये क्या हो गया आपका बाइकार्बोनेट ऑफ पोटेशियम। देखा, ये था बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम और ये था आपका बाइकार्बोनेट ऑफ पोटेशियम। ये दोनों जो है दीज टू आर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, ये क्या बना रहे हैं, ये दोनों जो आपका बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, यहाँ पे मैं ग्रीन पेन से शो कर देती हूँ, ये एंड बाइकार्बोनेट ऑफ पोटेशियम, यहाँ पे देखो इन दोनों ने जो बनाया वो था आपका 70%। और एक वो जो हमने थर्ड पॉइंट लिखा था H बाइकार्बोनेट एंड सोडियम एंड पोटेशियम, कितना था आपका 70%। यहाँ पे भी हमने यही किया, आपका जो बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट ऑफ पोटेशियम, इन दोनों ने जो साथ मिले हैं यहाँ पे, ये आपका बाहर था ये आपका अंदर था, इन्होंने 70% को कंप्लीट किया। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, हमने देखा कि आरबीसी के अंदर, हमने देखा आरबीसी तो आपके प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट थी, कैसे इसमें रिएक्शन हो रही थी, कैसे हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ के बाइकार्बोनेट बना रहा था। तो इस तरह से ये टॉपिक ये बना रहा था। एंड यहाँ पे जो इस तरह से हमने देखा, तो इस तरह से हमने टॉपिक को कंप्लीट किया। 36 मिनट हो गया अभी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो हमने फर्स्ट देखा था, उसमें किसमें देखा था, H कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, वो था आपका कितना हो रहा था 97% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट का 97% था। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए। ये था आपका जो फर्स्ट था ना, कौन सा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और सेकंड जो था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट कौन सा था आपका, वो कैसा देखा था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में देखा था, जो क्या था आपका 97% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकंड जो आपका था, जो हमने देखा था, वो क्या था आपका डिजोल्व इन प्लाज्मा, वो कितना हो रहा था आपका 3% हो रहा था। ठीक है, डिजोल्व इन प्लाज्मा। सेकंड जब हमने वहाँ देख लिया था, थोड़ी सी हमने
हीमोग्लोबिन पे चर्चा कर ली थी। हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हिम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन आपका एक तरह से क्या था, ग्लोबिन आपका एक प्रोटीन था, है ना। वहाँ पे आपकी 4 चेन प्रेजेंट थी विच इज कॉल्ड, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है विच इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। वहाँ पे क्या देखा था उसके बाद 2 अल्फा एंड 2 बीटा, जो कि किस में था, वो था आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन में। अगर मैं बात करूँ फीटल हीमोग्लोबिन की, फीटल हीमोग्लोबिन में भी आपकी 4 चेन ही प्रेजेंट थी, लेकिन वहाँ था आपका 2 अल्फा प्लस 2 गामा। तो क्या डिफरेंस है, वहाँ पे आपका अल्फा बीटा था और वहाँ पे किसमें, फीटल हीमोग्लोबिन में आपका अल्फा प्लस गामा था। तो कहाँ चेंज हुआ, न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस में, तो मतलब डिफरेंस है कहीं ना कहीं, तभी तो एक जगह बीटा है आपका, एक जगह गामा है, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा क्या जो एडल्ट है उसमें हीमोग्लोबिन एफ होता है, हाँ उसमें हीमोग्लोबिन एफ। आपका आंसर क्या था, आपका आंसर था जो हीमोग्लोबिन एडल्ट वाला है उसमें हीमोग्लोबिन एफ प्रेजेंट होता है। कैसे होता है, होता तो है लेकिन क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, मतलब नेग्लिजिबल है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था। फिर मैंने मायोग्लोबिन के बारे में भी आपसे चर्चा की थी। मायोग्लोबिन क्या था, मायोग्लोबिन जो था आपका मसल्स में प्रेजेंट था, वो क्या कर रहा था, ओनली एक ऑक्सीजन को ही बाइंड कर रहा था, जबकि हीमोग्लोबिन तो आपको पता है 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। मायोग्लोबिन आपका एक ऑक्सीजन को ही बाइंड कर रहा था और वहाँ पे एक ही आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट थी जब स्ट्रक्चर की बात की थी, तो ठीक है। फिर जो हमने सेकंड देखा था वो किस में देखा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 आपका जो हो रहा था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट था आपका क्या था, फर्स्ट था डिसॉल्व इन प्लाज्मा H2CO3 जो कितना था आपका 7% था। सेकंड किसके बेस पे किया, H कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो कि 20-25% अप्रोक्स हमने 23 मान लिया। और थर्ड था एस बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये था आपका 70%। काउंट कर लीजिए 70 23 और ये 23 एंड 7 30 एंड ये 70 100% हो गया ना टोटल। फिर हमने क्या देखा, एक आरबीसी ली और प्लाज्मा। अब आपको पता है प्लाज्मा के अंदर आरबीसी वगैरह आपकी प्रेजेंट होती है, तो हमने ये क्या बना ली, एक आरबीसी बना ली। वैसे तो आरबीसी आपकी वाई कॉन्केव होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा, फिर हमने एक सेल्स ले ली, टिश्यू ले लो, सेल ले लो, लेकिन सेल से समझने में थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्स ली। सेल्स में क्या हो रहा था, सेल्स में हो रहा था आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई। मेटाबॉलिक रिएक्शन होने से क्या हुआ, O2 तो ली, सेल्स ने क्या किया, O2 को अंदर लिया एंड CO2 इज थ्रोन आउट। CO2 को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। देखो यहाँ पे सारे जितने भी CO2 है ना वो बाहर निकल गए। अब ये जो आरबीसी थी उसके अंदर हीमोग्लोबिन थे, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन थे। यहाँ पे देखो जब CO2 बाहर निकला ना तो CO2 ने H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, H2CO3 जो कि कितना था आपका 7% था। ये देखो 7% कम अमाउंट में। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे समझ में आ गया, ये आपका बन गया H2CO3। क्या बन रहा है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, फर्स्ट वाली कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी CO2 थे वो देखो सारे अंदर आ रहे हैं, CO2 अंदर आ गए। CO2 ने क्या किया, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट किया, तो हीमोग्लोबिन प्लस CO2 इसने क्या बनाया, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जो कि आपका 23% था, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया इसने, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन ये बनाया आपका 23% यहाँ पे था। ये जो CO2 है, जो मेजोरिटी में आप क्या हो रहे हैं, CO2 अंदर आ रहे हैं, मेजोरिटी में CO2 अंदर आए और इसने क्या किया, H2O के साथ रिएक्ट किया, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स की प्रेजेंट में, इसलिए बनाया H2CO3। क्या H2CO3 बाहर भी बन रहा था, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये तो अंदर की तरफ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर भी होगा लेकिन वहां पे कम अमाउंट में होता है, यहाँ पे आपका बनता है। आगे जाके जो H2CO3 ये डिसोसिएट हो गया किसमें, H प्लस SCO3 माइनस। क्या ये SCO3 माइनस एक सिंगल ही था, नहीं यहाँ तो सिंगल नहीं था, काफी मिलियंस में बन रहे थे। देखो काफी ज्यादा मैंने बनाया SCO3 माइनस SCO3 माइनस, ये बन गए देखो यहाँ पे, है ना। अब एक जो आपका था सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या था, सोडियम जो आयन थे ना वो तो आपके आरबीसी के बाहर प्रेजेंट थे, जबकि पोटेशियम आपके कहाँ थे, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट थे। ऐसा क्यों होता है,
इसके पीछे कोई रीजन नहीं क्या, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, ये भी बोल सकते हैं, इट इज एटीपी ड्रिवन पंप, ये बोल दीजिए, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप ये थे। अब होता क्या है, इसकी वजह से 3 सोडियम की जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम को इसके बदले में अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, ये SCO3 जो आपके बन रहे थे काफी ज्यादा अमाउंट में, देखो ये बन चुके हैं, तो ये क्या करता है, ये बाहर जाता है, SCO3 माइनस बाहर जा रहा है और इसकी वजह से Cl माइनस अंदर आ रहा है। टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी नेगेटिवली चार्ज आयन मूव्ड इन, देखो ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन कहाँ आया, अंदर की तरफ आया। इट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट एंड हैमबर्गर शिफ्ट, तो इसे क्लोराइड शिफ्ट भी बोला जा सकता है एंड हैमबर्गर शिफ्ट भी इसे बोला जा सकता है। लेकिन ये क्लोराइड अंदर क्यों आया, क्योंकि जैसे ही SCO3 आपके बाहर गए, SCO3 के बाहर जाने की वजह से Cl आपका अंदर आ रहा, और ये बाहर क्यों गए, इंग्रेडिएंट की वजह से। यहाँ पे SCO3 आपके देखो कितने ज़्यादा है, तो जाएंगे हाई टू लो, जहाँ पे ज़्यादा से कम की तरफ ही तो जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा थे आपके, यहाँ कम थे, तो ये बाहर चले गए। इसकी वजह से क्या हुआ, Cl आपका अंदर आया। तो मैंने बोला टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी नेगेटिवली चार्ज आयन कम मूव्ड इन, दैट इज कॉल्ड हैमबर्गर शिफ्ट एंड क्लोराइड शिफ्ट। सेकंड जो था, ये सोडियम आपके बाहर की तरफ था एंड पोटेशियम आपके अंदर की तरफ प्रेजेंट थे। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है आपका बाइकार्बोनेट, तो ये है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, इन दोनों ने मिलकर एंड बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम, इन्होंने क्या किया, टुगेदर, दोनों ने साथ साथ क्या किया, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, एंड इन्होंने बनाया आपका 70%, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रेन पेन से शो कर दिया है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन भी देखा एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी आपका देखा, पूरा हम इस डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच।